हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब लोग। मैं अजीत चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एग्रो लर्नर एग्रीकल्चर क्लासेस में। जैसा कि हमारी मैराथन क्लासेस चल रही थी एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर, और वही क्वेश्चंस लेकर हम आ रहे थे जो एग्ज़ाम में जो टॉपिक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे और जो ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार में रिपीट हो रहे थे, वही क्वेश्चंस को हम लेकर आ रहे थे। इस वीडियो में भी हम उसी तरीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस से रिलेटेड की। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जिसकी हम बात करते हैं वो है, तंबाकू की फसल में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था कौन सी है। तो जो तंबाकू की फसल में उसमें सिंचाई की क्रांतिक अवस्था जो है वो है चुटाई के समय की अवस्था है, उसे ही क्रांतिक अवस्था माना जाता है। मूंगफली की फसल में सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाओं की बात करें तो मूंगफली की जो फसल है उसमें सुई बनती है, सुई बनने से लेकर मूंगफली बनने तक की जो समय होता है वही क्रांतिक अवस्थाएं होती है। जौ की फसल में सिंचाई की क्रांतिक अवस्था की हम बात करें तो बुआई के 30 दिन बाद तथा दाने भरते समय जौ की फसल होती है उसकी क्रांतिक अवस्था सिंचाई की होती है। कपास की फसल की हम बात करते हैं। कपास की फसल में जो सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं जो होती है, एक तो डोडे बनते समय होती है और फूल आते समय होती है। सरसों के बीज की आकृति व आकार के समान कौन से खरपतवार के बीज है, तो हम उसकी बात करते हैं। सरसों के बीज के समान ही जो सत्यानाशी है उसके खरपतवारों के बीज भी होते हैं। खरपतवारों की विशेषता की हम बात करते हैं कि खरपतवारों की विशेषता क्या होती है। तो खरपतवारों की जो विशेषता होती है वो यह विशेषता होती है कि वो विपरीत परिस्थितियों में भी अनुकूल रहते हैं अपनी, जैसे उन्हें पानी नहीं मिल रहा, उन्हें कोई भी पोषक तत्व नहीं मिल रहे, फिर भी वो अपनी वृद्धि कंटिन्यू करते रहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस शाकनाशी का उद्भव सर्वप्रथम हुआ। तो हम बात करते हैं जो शाकनाशी है 2,4-D, उसका जो उद्भव सर्वप्रथम किया गया था। किस खरपतवार का प्रजनन वानस्पतिक विधि द्वारा होता है। तो हम बात करते हैं जो मोथा है उसका ही प्रजनन जो है वानस्पतिक विधियों द्वारा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैविक मृदा में जैविक पदार्थों की कितनी मात्रा होती है। तो 20% से कम जो है जो जैविक मृदा में जैविक पदार्थों की मात्रा होती है। राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान स्थित कहाँ पर स्थित है। तो हम बात करते हैं राष्ट्रीय जैविक खेती संस्थान जो है गाजियाबाद में स्थित है। नाशी जीवों द्वारा होने वाले सकल फसल नुकसान में सबसे ज़्यादा क्या होता है। तो हम बात करते हैं नाशी जीवों द्वारा जो फसल का नुकसान होता है उसमें खरपतवारों से ही सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो जो बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान है वो हैदराबाद में स्थित है। मृदा में जल किस वायु दाब पर होता है। तो हम मृदा के अंदर हम बात करते हैं तो 0.33 से लेके 3.1 एटमॉस्फेयर के अंदर जो मृदा के अंदर वायुदाब, जल का वायुदाब होता है। आम की बीज रहित किस्म कौन सी है। तो सिंधु जो किस्म है आम की वह बीज रहित है। नींबू में सिट्रस कैंकर रोग का क्या कारण है। तो हम नींबू में सिट्रस कैंकर की बात करते हैं। फाइटोप्थेरा सिट्रोपोडेरा जो कवक होता है उसी के कारण नींबू में सिट्रस कैंकर रोग लगता है। फल मक्खी किसका हानिकारक कीट है। तो हम बात करते हैं फल मक्खी जो मोस्टली बेर के अंदर पाई जाती है। अनार के फरवरी मार्च के पुष्पन को क्या कहा जाता है। तो अनार के अंदर जो फरवरी और मार्च में जो फूल आते हैं उन्हें अम्बे बहार कहा जाता है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया। तो हम बात करते हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन की जो है 2002 से 2006 तक के लिए प्रारंभ किया गया। कैंडी में शक्कर की मात्रा कितनी होती है। तो हम बात करते हैं कैंडी के अंदर 75% शक्कर की मात्रा होती है। राजस्थान में आधार कार्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, आधार नहीं है ये, सॉइल कार्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर है। तो हम बात करते हैं ढिंडोल जयपुर के अंदर ये स्थित है। अवलेह में कुल घुलनशील ठोस पदार्थों की मात्रा कितनी होती है। तो अवलेह की हम बात करते हैं तो उसमें ठोस घुलनशील पदार्थ जो होते हैं 65% होते हैं। लौकी में नर फूलों के अधिक उद्भव का क्या कारण होता है। जो लौकी के अंदर नर फूल ही ज़्यादा आते हैं उसका कारण होता है कि वहाँ पे जो लौकी की बेल होती है उससे ज़्यादा तापमान मिलता है और अधिक नाइट्रोजन मिलता है, जिसके कारण उसमें नरफूल ज़्यादा आते हैं। दूध धोने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो जो पूर्ण हस्त विधि है वही दूध धोने की सर्वोत्तम विधि है। पशुओं को आंतरिक परजीवी मारने के लिए कृमिनाशक दवा कौन सी कब पिलाई जाती है। तो हम बात करते हैं 1 साल के अंदर 2 बार ही पशुओं को आंतरिक परजीवी मारने के लिए कृमिनाशक दवा पिलानी चाहिए। कौन सी भैंस के सींग छोटे और जलेबी के आकार के होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं जो मुर्रा भैंस है उसके सींग जलेबी के और
जलेबी नुमा होते हैं। कुक्कुट पॉक्स जनित रोग किसमें होता है, तो हम बात करते हैं कुक्कुट पॉक्स जनित जो रोग है वो विषाणुओं के द्वारा होता है। आफरा एक कौन सा रोग है, तो आफरा की हम बात करें तो वो एक आहार जनित रोग है। ट्रोकोर कैन्युला किस रोग से संबंधित है, तो हम बात करते हैं ट्रोकोर कैन्युला जो है टेम्पेनाइट्स से संबंधित है। गाय के दूध में वसा का प्रतिशत कितना होता है, तो गाय का दूध में जो वसा का प्रतिशत होता है वो 4 से 5% होता है। गाय भेड़ बकरी के इंसाइजर दांत कहाँ होते हैं, तो हम बात करते हैं गाय भैंस और बकरी की जो गाय भेड़ और बकरी के जो इंसाइजर दांत होते हैं नीचे के जबड़े में होते हैं, ऊपर के जबड़े में दांत नहीं होते हैं। नवजात बछड़ी को क्या पिलाना चाहिए, तो नवजात बछड़े और बछड़ी हैं उन्हें खीस पिलाना चाहिए। मादा पशुओं का गर्भधारण का उत्तम समय क्या कौन सा होता है, तो जो मादा पशु हैं उनका मध्यकाल का जो टाइम होता है जो 12 से 18 घंटे होते हैं वही होता है। सवाई चाल व तेज दौड़ने वाले बैल कौन से होते हैं, तो हम कौन सी नस्ल के होते हैं, तो हम बात करते हैं वो कॉकरेज नस्ल के होते हैं। भैंस की सूरती नस्ल का मूल स्थान कहाँ है, तो भैंस की जो सूरती नस्ल है उसका मूल स्थान है गुजरात में। दोहरे उद्देश्य वाली गाय की कौन सी नस्ल है, तो हम बात करते हैं दोहरे उद्देश्य से जो पाली जाती है वो है थारपारकर। टैटूइंग क्या है, टैटूइंग की बात करते हैं तो जो पशुओं की पहचान करने का जो तरीका है वही टैटूइंग कहलाता है। बकरे के मांस को क्या कहा जाता है, तो बकरे के मांस को चेवन कहा जाता है। राजस्थान में सोनामुखी सनाए की खेती का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो हम बात करते हैं सोनामुखी और जो सनाए है उसकी खेती का प्रमुख क्षेत्रफल जो है जोधपुर है। खजूर में देरी से पकने वाली किस्म कौन सी है, तो खजूर की जो किस्म है वो मेंढजुला किस्म देरी से पकने वाली किस्म है। भारत में वर्तमान में उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल कितना है, तो हम बात करते हैं 20 मिलियन हेक्टेयर भारत में उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल है। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो स्कर्वी नामक रोग की हम बात करते हैं वो विटामिन सी से होता है। राजस्थानी देसी गुलाब की खेती किस जिले में सर्वाधिक की जाती है, देसी गुलाब की जो खेती है वो सबसे ज़्यादा अजमेर में की जाती है। संतरा में पादप प्रवर्धन की कौन सी विधि उपयुक्त है, तो हम बात करते हैं संतरे के अंदर जो कलिकायन विधि है वही सबसे ज़्यादा पादप प्रवर्धन की उपयुक्त विधि है। आम की नियमित फल देने वाली किस्म की अगर हम बात करते हैं तो आम की जो है आम्रपाली किस्म है वो नियमित फल देने वाली किस्म है। भारत में तोड़ाई के उपरांत लगभग कितने प्रतिशत फल उपयोग से पूर्व नष्ट हो जाते हैं, तो हम बात करते हैं 30% जो फल है वो तोड़ाई के उपरांत ही उपयोग करने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। जेली के जमने का मुख्य कारण क्या होता है, जेली में जो पैक्टिन होता है उसी के कारण ही वो जल्दी से जमने का मुख्य कारण होता है। आलू की बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी होनी चाहिए, तो आलू की बुआई के लिए 8 से 10 क्विंटल पर हेक्टेयर बुआई होनी चाहिए। सिंचाई की छिड़काव विधि से लगभग कितने प्रतिशत पानी की बचत होती है, तो सिंचाई की जो छिड़काव विधि है मतलब फंवारा विधि है उससे हम बात करें तो 40% पानी की बचत होती है। नीले तोते का उपयोग पशुओं के किस कार्य में किया जाता है, तो नीले तोते का जो उपयोग है पशुओं के लिए जो विदेशा विरेचक है उसके लिए किया जाता है। भैंसों की कौन सी नस्ल की उत्पत्ति स्थल गुजरात है, तो जो जाफराबादी भैंस की नस्ल है उसकी जाफराबादी नस्ल का जो उत्पत्ति स्थल है वो गुजरात है। एक दिन में मुर्गी के चूजों को किन बीमारियों का टीका लगाया जाए, एक दिन की जो चूजे हो जाते हैं उन्हें रानीखेत रोग का टीका लगाया जा सकता है। कौन सी दवा जीवाणु रोधक के रूप में काम में ली जाती है, तो हम बात करते हैं फिनाइल जो है उसे जीवाणु रोधक के रूप में काम में ली जाती है। किस बीमारी के बचाव के टीके लगाए जाते हैं, तो हम बात करते हैं जो गलघोटू बीमारी है उसके टीके लगाए जाते हैं। राजस्थान में सबसे फाइन कारपेट मून पैदा करने वाली भेड़ की नस्ल कौन सा है, जो फाइन कारपेट की हम बात करें तो जो चोकला भेड़ है वह इसी से है हमें जो इस प्रकार का ऊन प्राप्त होता है। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल की अगर हम बात करते हैं तो वो जमुनापारी है। सबसे अधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल की बात करते हैं हम तो वो लिस्टन फ्रीजियन है। मालवी नस्ल का उत्पत्ति स्थल की अगर हम बात करते हैं, मालवी नस्ल जो गाय की है वो मध्य प्रदेश है। मेहसाणा नस्ल किन दो नस्लों के क्रॉस से तैयार की गई है, जो मेहसाणा भैंस की नस्ल है वो मुर्रा और भदावरी से के क्रॉस से तैयार की गई है। अविकालीन भेड़ की नस्ल किससे तैयार की गई है, अविकालीन जो भेड़ है वो मालपुरा और रेम्बुलेट जो नस्ल है भेड़ की उससे तैयार की गई है। विदेशी नस्लों में कौन सी नकली दूध में सबसे ज़्यादा कौन सी नस्ल में विदेशी नस्लों में कौन सी नस्ल में दूध की सबसे ज़्यादा वसा होती है, तो हम बात करते हैं जो जर्सी नस्ल है गाय की उसमें सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है। कौन सी नस्ल के
नस्ल के भैंस के सिर पर टीका होता है तो जो नीली रावी नस्ल होती है उसके भैंस के सिर पर टीका होता है। राजस्थान में कितना प्रतिशत क्षेत्रफल क्षारीय व लवणीय मृदा से ग्रसित है, तो हम बात करते हैं 10.6 लाख हेक्टेयर जो है राजस्थान में लवणीय व क्षारीय मृदा से ग्रसित है। अनाज वाली फसलों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है, जो एजोटोबैक्टर है वही अनाज वाली फसलों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। राजस्थान में सरसों की बुआई की औसत बीज दर क्या है, तो राजस्थान की जो सरसों की बुआई की औसत बीज दर है वो 4 से 5 किलो पर हेक्टेयर है। वर्षण जल कणिका की बूंदों का व्यास 0.2 से 0.5 मिलीलीटर होता है, वो क्या कहलाता है। अगर बारिश हो रही है और बारिश की जो बूंदें हैं उनका व्यास 0.2 से 0.5 होता है तो उसे हम फुहार कहते हैं। भारत में कृषि पारिस्थितिकी खंड संख्या है, तो भारत में जो कृषि पारिस्थितिकी खंड हैं उनकी हम बात करते हैं तो 20 कृषि पारिस्थितिकी खंड हैं। ब्राउन मैन्योरिंग सामान्यतः अपनाई जाती है, तो ब्राउन मैन्योरिंग जो है चावल की फसल में अपनाई जाती है। नेपियर घास का वानस्पतिक नाम क्या है, तो नेपियर घास जो है उसका वानस्पतिक नेम है पेनिसेटम पर्पुरियम। गेहूं को पकने हेतु उपयुक्त कौन सा तापमान की आवश्यकता होती है, तो गेहूं को पकने के लिए 14 से 16 डिग्री सेल्सियस की तापमान की आवश्यकता होती है। गन्ने के पुष्पक्रम को तकनीक रूप से क्या कहते हैं, तो जो गन्ने का पुष्पक्रम है उसको तकनीक रूप से हम पुष्पकांड कहते हैं। लवणीय क्षारीय मृदा का पीएच मान कितना होता है, लवणीय और क्षारीय मृदा का हम पीएच मान की बात करें तो 8.5 से लेकर और जो 10 पीएच होता है वही लवणीय क्षारीय मृदाओं का पीएच होता है। कौन सा पोषक तत्व पौधे में स्थिर होता है, तो हम बात करें कैल्शियम जो है वो पौधे में पोषक तत्वों के रूप में स्थिर पाया जाता है। विस्टा का औसत पीएच विस्टा का औसत एनपीके का संगठन मान कितना है। विस्टा क्या होती है, जो मुर्गियों में बिछावन की जाती है, नीचे उसी मुर्गी बिछावन की जाती है उसके अंदर जो बीट होती है उन्हीं उसको ही विस्टा कहा जाता है। और उसके एनपीके की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन 5.5% होती है, 4% उसमें फास्फोरस होती है और 2% उसके अंदर पोटास पाई जाती है। नील हरित शैवाल को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो नील हरित शैवाल की हम बात करते हैं उसे साइनोफाइटा के नाम से जाना जाता है। पापेन किस फल से निकाला जाता है, तो जो पापेन है वो पपीता से निकाला जाता है। बटनिंग विकार का क्या कारण है, बटनिंग जो है उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है जिसके कारण ही बटनिंग रोग होता है। छिलका सहित खाने योग्य मटर की कौन सी किस्म है, तो हम बात करें सिल्विया जो मटर है, सिल्विया किस्म है मटर की, उसी के अंदर खाने जो छिलके सहित हम उसे खा सकते हैं। रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है, तो हम बात करते हैं रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। सब्जियों के नुकसान और सड़न के लिए जिम्मेदार कारक कौन है, तो सब्जियों के नुकसान और सड़न के लिए जो जिम्मेदार कारक है वो बैक्टीरिया है। सफ़ेद लट का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो हम बात करते हैं सफ़ेद लट का वैज्ञानिक नाम जो है वो है होलोट्राइकिया सेंसे कॉन्सेनुगुनिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं संकर ओज का मुख्य कारण है। संकर ओज का जो मुख्य कारण है वो है विषम युग्मता। कौन सी विदेशी नस्ल से गायों का सर्वाधिक संकरण किया जाता है, तो जो जर्सी विदेशी नस्ल है उसके द्वारा गायों का सबसे ज़्यादा संकरण किया जाता है। दूध का संश्लेषण कहाँ होता है, तो जो दूध का संश्लेषण होता है वो है एल्बियोलाई में होता है। अंडे देने वाली एक मुर्गी को प्रतिदिन कितने आहार की आवश्यकता होती है, तो हम बात करते हैं जो मुर्गी अंडे देती है उसे 100 से 130 ग्राम आहार की आवश्यकता होती है। लैक्टिक जल का क्या अर्थ है, जो लैक्टिक जल वो जल होता है जो स्थिर जल होता है या एक जगह कहीं पे भी जमा हुआ होता है, जैसे कि हम बात करते हैं तालाब के अंदर। नेक्स्ट है मछलियों के मुख्य श्वसनीय अंग कौन सा है, तो मछली का जो मुख्य श्वसनीय अंग है वो है गलफड़े। मीठे पानी में मछलियों के शरीर का द्रव कैसा होता है, तो अधिक सांद्र जो है मछलियों का शरीर का द्रव हो जाता है, मतलब ज़्यादा भारी हो जाती है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। कृषि तकनीक प्रबंधन एजेंसी का जिला स्तर पर चेयरमैन कौन होता है, तो जो कृषि तकनीक प्रबंधन होती है उनका जिले स्तर पर जो चेयरमैन होता है उसे जिलाधीश कहते हैं। पॉलीसैकेराइड क्या होता है, तो जो पॉलीसैकेराइड्स हैं वो शर्करा होती है। मृदा रहित संवर्धन को क्या कहते हैं, हम बात करते हैं मृदा रहित संवर्धन को तो हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। आनुवांशिक कोड का समूह क्या होता है, तो आनुवांशिक कोड जो होते हैं उसके 3 न्यूक्लियोटाइड समूह होते हैं। कौन सा शाकनाशी फसल की बुआई से पूर्व मृदा में अच्छी तरह से मिल जाता है, कौन सा शाकनाशी जो है फसल की बुआई से पहले ही मृदा में अच्छी तरह से मिल जाता है, तो उसकी हम बात करते हैं फ्लूक्लोरेलिन जो है वो शाकनाशी
फसल को बोने से पहले ही मिट्टी में अच्छी तरीके से मिल जाता है। सरसों अनुसंधान निदेशालय द्वारा विकसित सरसों की प्रथम संकर किस्म कौन सी थी? तो प्रथम संकर किस्म हम बात करें तो वो है NRC HB 506। नेक्स्ट हम बात करते हैं बांसवाड़ा राजस्थान जलवायु खंड में आता है। तो जो बांसवाड़ा जिला है वो आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्रों के अंदर आता है। गुणवत्ता युक्त मक्का में कौन से जीन पाए जाते हैं? तो जो गुणवत्ता युक्त मक्का होती है उसका जीन जो होता है APEC2 जो जीन है वही गुणवत्ता युक्त मक्का में जीन होता है। गन्ने की बुआई हेतु 3 आंख वाले कितने टुकड़ों की आवश्यकता होती है? तो हम बात करें गन्ने की बुआई के लिए 3 आंख वाले जो टुकड़े होते हैं 1 हेक्टेयर में हमें 40,000 पर हेक्टेयर हमें ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओप्लाटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ किस फसल से संबंधित है? तो जो ओप्लाटॉक्सिन नामक विषैला पदार्थ है वो मूंगफली से संबंधित है। आधार बीज उत्पादन हेतु मक्का के खेत में न्यूनतम पृथक्करण दूरी कितनी होनी चाहिए? तो जो आधार बीज उत्पादन हम करते हैं उसके लिए मक्का का जो खेत होता है उसमें पृथक्करण दूरी होनी चाहिए 400 से 600 मीटर। नेक्स्ट है कपास के वानस्पतिक विकास हेतु अनुकूलन तापमान कितना होना चाहिए? तो जो कपास का वानस्पतिक जो वृद्धि होती है उसके लिए हमें उपयुक्त तापमान की जो आवश्यकता होती है वो 27 से 35 डिग्री सेल्सियस होती है। गेहूं में खरपतवार नियंत्रण हेतु प्रयोग दर कितने ग्राम पर हेक्टेयर होनी चाहिए? तो जो खरपतवार नियंत्रण हेतु हम किसी भी कीटनाशक का उपयोग करते हैं तो उसका 20 से 40 ग्राम प्रति हेक्टेयर करनी चाहिए। थैंक यू क्लास। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक माय वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माय चैनल एग्रो लर्नर एग्रीकल्चर क्लासेस। थैंक यू।